लॉस्ट होरिजन ऑफ द एस्ट्रोलॉजी इस सीरीज में आज हम श्रृंखला के 7वें चरण में श्री यूके झा से एक सीधा प्रश्न पूछेंगे। श्री झा, जैसा आपने अपने पूर्व उद्बोधन में नक्षत्र के 9 भाग में विभाजन को एकदम से अस्वीकार कर दिया है, इस पर आपने आर्ष पद्धति और एक नूतन पद्धति के गणितीय पक्ष को समझाने का प्रयास किया। आपने उसमें आदरणीय कृष्णमूर्ति जी का नाम लिया, जिन्होंने एक बड़ी वैज्ञानिक और एक सार पद्धति, जिसे विश्व भर में सभी ने सहर्ष स्वीकार किया और फलित के परिणामों में बड़े अच्छे परिणाम इस पद्धति से देखे गए। हमने पूर्व में भी कहा था कि व्यक्ति में देवंश होता है, देव उस तक उस ज्ञान को देने की चेष्टा करता है जिससे वो समाज में उसको उद्घोषित करता है। तो इस सदी में कृष्णमूर्ति जी ने जो सिद्धांत दिया वो अपने फलित निष्पादन को बखूबी निभा रहा है। इस विषय में आपका विचार सभी श्रोता जानना चाहते हैं। तब तो आप ये भी जानते ही हैं कि उनके द्वारा दी गई 249 अंकों का प्रश्न सिद्धांत आज विश्व भर में प्रसिद्ध है और अनेक ज्योतिषों ने इसे सहर्ष अपनाया है। इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? हमारा उद्देश्य किसी की भावना, किसी सिद्धांत को ठेस पहुंचाना या अवमानना करना नहीं है। हमारा आशय सिर्फ इतना है कि मूल तत्व समाज तक जाए और पद्धतियां सभी समग्र रूप से बखूबी अपना काम निभाते रहें। तो आइए श्री झा से हम इस पर जानकारी प्राप्त करें। देखिए, इसमें बात मत और विचार का नहीं, क्योंकि मैं जो भी कह रहा हूं वह एक तटस्थ पर्यवेक्षक के रूप में कह रहा हूं, जो मुझे सैद्धांतिक रूप से सही या गलत लगता है। जैसे कि मैंने जब प्रारंभ में कहा कि वर्ग कुंडलियां जो बन रही हैं उसमें विकृतियां हैं, तो मेरे अपने तर्क थे कहने के अपने। जब मैंने कहा सप्तांश कुंडली नहीं होनी चाहिए, तो मेरा अपना कारण बताया कि साथ से यह विभाजन नहीं होता। इसमें मैंने किसी का कहीं विरोध नहीं किया है, लोग कर रहे हैं। मैं तो वर्षों से सब विषय पे लिख रहा हूँ, भाषण दे रहा हूँ और करने वाले कर रहे हैं। वैसे ही मैंने कहा कि जब नक्षत्रों की उपनक्षत्रपति और उपभावपति की गणना वास्तव में अपने यहाँ भी है, लेकिन अब जो चल रहा है नक्षत्रों को 9 से भाग देके नक्षत्र की उपपत्ति निकालना, उस पर मैंने अपना विचार रखा है कि जिसका विभाजन ही नहीं होता, जो विभाज्य ही नहीं है, तो फिर उसके ऊपर में कैसे हम यह नक्षत्रपति या उपभावपति को तय कर सकते हैं। जहां मैंने आर्ष पद्धति की बात किया है, वहां मैंने यह भी कहा है कि यह विभाजन पूर्ण होता है, लेकिन जो प्रचलित पद्धति है, आपने कृष्णमूर्ति साहब का नाम कहा, मैं सम्मान करता हूं उनका, तो उस पद्धति में जो 9 से भाग देने की बात हो रही है, तो निश्चित रूप से मैंने कहा कि यह भाई विभाजन होता नहीं है, तो यह कैसी है, तो विसंगति है। और रही बात 249 अंक तक पहुंचने की, तो अगर हम कहें कि नक्षत्रों का विभाजन 9 भाग में बांटते हैं तो 243 ही बनता है। प्रारंभिक काल में मैं इसके मूल को भी जानता हूँ, कुछ लेख एस्ट्रोलॉजिकल मैगजीन में भी छपे थे। उन दिनों मीना 1 मीना 2 करके लिखते थे लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता है किसी का।
तो यह सब हुआ था 243, फिर 243 से 249 लाया गया उसको, फिर वो पहले में प्रश्न में था, फिर उसको जातक में डाला गया। ठीक है, अनुसंधान के तौर पे लोग कर रहे हैं और दावा भी कर रहे हैं कि फल मिल रहा है। मुझे इस सब से कुछ नहीं कहना है, मैं सिर्फ सैद्धांतिक कह रहा हूं कि 9 से विभाजन नहीं होता है और उसके बाद जो जिसकी मन में आए करे। सैद्धांतिक रूप से 9 से विभाजन नहीं होता तो नहीं होता, फिर भी अगर जबरदस्ती करें तो 243 का अंक आता है। अब 243 से जो 249 के लिए पद्धति अपनाई गई वह और भी भ्रामक है, क्योंकि उसमें जो पद्धति अपनाई गई है वह मेरी समझ से कम पड़ी है। गणित का एकिक नियम का सिद्धांत भी उसका समर्थन नहीं करता है, और यह मैं बहुत ही जोर डाल के कह रहा हूं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम सूर्य का ये निकालते हैं फाइनल डिवीजन, तो उसमें क्या करते हैं कि सूर्य का दशा वर्ष 6 वर्ष है, उसको 1 से 120 से भाग दे देते हैं, फिर 800 से गुना कर देते हैं, जो नक्षत्र मान का कला में है, एक नक्षत्र मान 800 कला का, और इस तरह से 40 कला ले लेते हैं। अब हमारा कहना यहाँ यह है कि जो 6 वर्ष को हम भाग देते हैं 120 से, उसमें 120 क्या है, क्योंकि मेष से लेके कर्क तक, सिंह से लेके वृश्चिक तक, धनु से लेके मीन तक, इसमें जो 120 का अंक आता है वह 120 अंश भी है, और विंशोत्तरी दशा के हिसाब से 9वें ग्रह के दशा वर्ष का योग भी 120 है। तो यह 6 वर्ष उदाहरण के लिए जो हमने सूर्य का लिया वह क्या है, 120 वर्ष में 6 वर्ष या 120 अंश में 6 वर्ष। अगर 120 वर्ष में 6 वर्ष तो फिर वहां पर में कला का स्थान नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 यूनिट डिफरेंट है। एक समय की यूनिट है, टाइम की यूनिट है, आवर मिनट सेकेंड, एक एंगुलर मेजरमेंट की यूनिट है, वो है डिग्री मिनट सेकेंड। तो यह मिनट और सेकेंड दोनों में कॉमन है और उस पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 120 वर्ष में 6 वर्ष लेंगे तो डिग्री मिनट की बात नहीं आएगी, क्योंकि जब हम कहते हैं कि 100 मान लीजिए कि 200 रुपये में 40 आम मिलता है, तो 6 सेब की कीमत क्या होगी? ऐसा नहीं हो सकता गणित में, इसका सोल्यूशन नहीं होगा एक नियम से कि 200 रुपया में 40 आम मिलता है तो 6 सेब की कीमत बताएं, क्योंकि इकाई यूनिट का होना जरूरी है। और अगर हम मान लें कि 120 अंश में वह 6 वर्ष लिया गया है, तब ये होगा कि अगर 120 अंश में 6 वर्ष लिया गया है तो 13 अंश 20 कला को फिर अंश में बदल करके 13 दशमलव इतना इतना, उसमें कितना वर्ष होगा, तो इससे जो फल प्राप्त होगी वह वर्ष में आएगा, महीना में आएगा, दिन में आएगा, कि 0 वर्ष इतना महीना इतना दिन। वह अंश कला और विकला में नहीं आएगा। जैसे कि हम अगर कहें कि 2 अलग यूनिट को जोड़ना चाहें, हम कहें कि 200 रुपया में 40 आम मिलता है तो 1000 पैसा में कितना मिलेगा?
तो 1000 पैसा को पहले रुपया में बदलना पड़ेगा तब यह लग सकता है, या 200 रुपये को पैसा में बदलना पड़ेगा, लेकिन परिणाम जो है वह आम के रूप में आएगा, वह पैसे के रूप में नहीं आएगा। यहाँ जो मैं देखता हूँ गणना, उसमें यह मुझे एक भयंकर भूल लगती है, एक भयानक विसंगत लगती है कि 120 अगर अंश है और 6 वर्ष है, तो 120 माने 6 को 120 से भाग देके फिर 800 कला का कैसे ये कर रहे हैं गुना, और वो जो परिणाम आता है उसको फिर कला में गिनते हैं, यह कैसे हो सकता है? पहले तो एक तरफ अंश है, दूसरी तरफ कला नहीं हो सकता, कला को अंश में बदलना पड़ेगा या इसको अंश को कला में बदलना पड़ेगा, लेकिन दोनों हालत में परिणाम समय के रूप में आएगा, वर्ष, महीना, दिन, घंटा, मिनट में आएगा। यह जो है एंगुलर मेजरमेंट के फॉर्म में नहीं आ सकता, लेकिन मैं देखा है और मैं देखता हूँ कि इस तरह से कर रहे हैं, फिर उसको जोड़ रहे हैं कि इधर आ गया 13 अंश 20 कला, इधर 120। मैं पूछता हूँ, मैंने पूछा है केपी के अच्छे से विद्वानों से कि यार ये क्या कर रहे हो, जरा सोचो तो, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं है, सब चुप हो जाते हैं, कहते हैं कि कृष्णमूर्ति साहब ऐसा ही करके गए। तो मैं भी कृष्णमूर्ति साहब का सम्मान करता हूँ, उनमें देव अंश तो जरूर था, अगर देव अंश न होता तो इतने पढ़े लिखे लोग आज उस पद्धति को क्यों अपना रहे हैं और फल प्राप्त करने का दावा कर रहे हैं, जबकि गणितीय भूल भयंकर है, एक जगह नहीं 2-2 जगह। तो कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन मेरा कहना कि मेरा विरोध नहीं है इससे, जिसको जो करना हो करते रहें। मैं तो अपने एक सूत्री कार्यक्रम में सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जहां जहां विसंगतियां हैं, चाहे वह वैदिक विधि में हो या किसी और अन्य विधि में हो, उसको तो मैं उजागर करना चाह रहा हूं और उस पर में बुद्धिजीवी लोग सोचेंगे, लेकिन मैं विरोध में नहीं हूं और विरोध करने का कोई मतलब भी नहीं होता है, क्योंकि हमारी वैदिक विधि में भी अनेक प्रचलित तरीके हैं, टेक्निक्स हैं, और एक ही किसी टेक्निक से हम नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। कोई भी जो जानकार ज्योतिषी है, ज्ञानवान ज्योतिषी है, वह हमेशा एक से ज्यादा टेक्निक लगाता है, क्रॉस चेक करता है। दशा को ही लें तो कोई भी संज्ञान ज्योतिष केवल विंशोत्तरी दशा पे निर्भर नहीं होता है, वह विंशोत्तरी दशा के अलावा चर दशा भी लगाता है, कोई नवमांश दशा भी लगाता है, विंशोत्तरी दशा को भी राशि दशा में कन्वर्ट करने की विधि है, तो कोई उसको भी लगाता है, अष्टक वर्ग लगाता है, कई तरह के ऐसे हैं। और उन तमाम टेक्निक्स के बाद एक गहन विश्लेषण के बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जाता है। तो टेक्निक्स अनेक हैं, सबका संयोजन होना चाहिए, लेकिन सिद्धांत हमेशा तार्किक होना चाहिए। गणित की गणना हमेशा प्रमाणिक और तर्क संगत होनी चाहिए। और मैंने केपी सिस्टम का विरोध नहीं किया है, मैं ये पुनः कह रहा हूं, मैं सिर्फ गणितीय विसंगतियों को उजागर किया है। और यह तो अब जो उस लाइन में जुड़े हैं वो उसको देखें कि यह विसंगतियां जो हैं वह तार्किक हैं कि नहीं है। गणित से तो तार्किक हैं, गणित उसका समर्थन नहीं करता है। मैंने ये भी कहा कि जो हम सारे यहाँ वैदिक विधि में उपभावाधिपति या उपनक्षत्रपति निकालने की वजह से उसमें विभाजन पूर्ण होता है,
यहाँ 9 से विभाजन भी पूर्ण नहीं होता। फिर उस अपूर्ण को पूर्ण करने की कोशिश 243 से 249 तक जो गए तो उसमें कुछ और विसंगति आई, लेकिन मैं सिर्फ इन विसंगतियों को जाहिर कर रहा हूँ, सैद्धांतिक नहीं है। जो जिस तरह से चल रहे हैं चलें, मेरा कोई उनसे विरोध नहीं है, फल उन्हें मिल रहा है तो मेरी शुभकामनाएं हैं उनके साथ, सब कुछ रहे। लेकिन कम से कम अगर इस भाषा को वैज्ञानिक रूप से रखना है, इस विज्ञान को, भाषा मतलब मेरा विज्ञान से है, कि अगर इस विज्ञान को विज्ञान की तरह देखना है तो तर्क को तो दरकिनार नहीं किया जा सकता है। तार्किक तो इसे होना ही पड़ेगा। और हम कम से कम जब भी विद्वत सभा में बैठेंगे, बौद्धिक विश्लेषण करेंगे, तो इन बातों पर तो चर्चा होगी। और मैं वही चर्चा कर रहा हूँ। कहीं पर मैं किसी के ऊपर में कोई आक्षेप नहीं डाल रहा, किसी को मैं तो सिद्धांतिक रूप से जो गलत है उसको गलत कह रहा हूँ। इसलिए इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं किसी का विरोध कर रहा हूँ, लोग करें, लेकिन मैं प्रयास यही कर रहा हूँ कि लोग कम से कम सही दिशा की तरफ मुड़ सकें। ज्योतिष जो आज एक अनरेगुलेटेड साइंस की तरह है और फ्री फॉर ऑल हो गया है, उस पर में कोई नियंत्रण हो, इसको यूनिवर्सिटी फैकल्टी में लाया जाए, यह भी मेरा एक उद्देश्य है। और वहाँ पर में सब कुछ रिकॉर्डेड हो, तर्क सम्मत हो, ये सब नहीं होना चाहिए। ऋषियों का विज्ञान है, उसको सही तरीके से सम्मान पूर्वक देखना चाहिए और उसको सम्मान मिले, इसको विश्वविद्यालय में स्थान मिले। और एक बार ये मिल जाएगा, उन सब का श्रम शायद थोड़ा कम हो जाए। विरोध किसी का नहीं है, सिर्फ आग्रह है कि हम चलें। तो इस नक्षत्र विभाजन की जो गुत्थी आपने आज उस पर पुनः समाधान दिया है, उसके सैद्धांतिक पक्ष को आज नहीं भविष्य में नए तरीके से देखा जाएगा। अगर ये उचित है तो जरूर इस सिद्धांत की व्याख्या जैसी हुई है वैसी ही स्वीकार्य हमेशा के लिए रहेगी। लेकिन आपका बातों बातों में जो इशारा या सुझाव कंपोजिट रीडिंग की तरफ आया कि एक फल को अन्य विधि से भी अगर हम वेरीफाई करते हैं तो डिवाइन साइंस और उस सिद्धांत की अनुपालन की व्यवस्था को स्वीकारता मिलती है और ऋषि परंपरा में ये ज्ञान जो अब तक आया है उसकी पुष्टि होती है। आपकी मूल भावना ऋषि परंपरा और इस डिवाइन साइंस को सैद्धांतिक रूप से जनमानस तक फलित के रूप में पहुंचने का प्रयास ही माना जाए। और जिन भी विधियों में लोग इस कार्य को कर रहे हैं, सिद्धांत पक्ष अगर ऋषि परंपरा तुल्य है तो आज नहीं सैकड़ों साल बाद भी उसे इसी तरह स्वीकारा जाएगा, उसमें बारंबार सुधार की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो शायद यही आपकी पीड़ा थी और इस पीड़ा को हमने समझा और आपकी इस बात में अगर कुछ बिंदु और निकल के आएंगे तो हम आप तक जरूर पहुंचेंगे इस बात को पूछने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।